आज हम सीखेंगे, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम सीखेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होते हैं, डिडक्शन कौन से मिलते हैं वो हम देखेंगे। देखिए डिडक्शंस कौन से चैप्टर में मिलते हैं। डिडक्शन मिलते हैं चैप्टर 6A में, यानी जो 6A करके एक चैप्टर है उसमें सारे डिडक्शंस लिखे हुए हैं। कौन से डिडक्शंस मिलते हैं और कितने मिलते हैं वो हमें समझना है। डिडक्शन मिलते हैं, डिडक्शन के सेक्शन है 80C से लेकर 80U तक अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। बहुत सारे सेक्शन है, 80C, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80GG, 80U, 80TTA, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिडक्शन मिलते हैं। पर हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में अभी हमारे को यहाँ पे तीन या चार सेक्शन हम सीखेंगे। 80C सीखेंगे, 80D सीखेंगे, 80TTA सीखेंगे और 80G सीखेंगे। बाकी सारे सेक्शन के नॉर्मली यूज होते हैं नहीं है। तो आज जो हम पहला सेक्शन सीखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80C, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन। ये अंडर सेक्शन है 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको 80C में डिडक्शन मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें 80C में डिडक्शन मिलते हैं। यानी समझो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी तो मिल ही रही है। समझो अभी आपकी सैलरी साल की 12 लाख, मान लीजिए किसी की सैलरी है 12 लाख रुपए साल की। अब पूरे साल में वो 12 लाख रुपए कमा रहा है, तो अब क्या है, यानी महीने के 1 लाख रुपए हुए। अब वो 12 लाख सैलरी है, उसमें से मान लो घर का खर्चा 3-4 लाख करेगा, तो 8 लाख उसके पास बचेंगे ना। तो पैसे बचेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा मैं यार इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। कोई भी इंसान समझो, अब एक क्वेश्चन मान लो किसी की 12 लाख पूरे साल की सैलरी है, 4 लाख उसका घर का खर्चा है, तो उसके पास कितने बचे हैं, 8 लाख। अब 8 लाख वो क्या सोचेगा, मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं भाई, LIC में इन्वेस्ट कर दूं, PPF में इन्वेस्ट कर दूं, म्यूचुअल फंड में कर दूं या FD कर दूं, ताकि उसकी सिक्योरिटी रहे। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर हमारी बताई हुई जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको वो डिडक्शन देंगे उतना, 1.5 लाख रुपए का। 80C में कितना डिडक्शन देंगे, 1.5 लाख रुपए का। वो सम करेंगे ना हम, तो आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा। अभी हम थियरी कर रहे हैं। देखो अब मान लो 3 जगह उन्होंने बोली है। एक मार्केट, यानी अगर आप मान लो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, ELS यानी म्यूचुअल फंड में, आप ऐड देखते होगे, म्यूचुअल फंड की ऐड आती है, आपने धोनी आता है म्यूचुअल फंड सही है .com, ठीक है। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपको किस में डिडक्शन मिलेगा, 80C में। वो कैसे मिलता है और कितना मिलता है आगे मैं सम कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। फिर यूलिप प्लान होता है, यूनिट लिंक सेविंग स्कीम। ये क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस को अपग्रेड करने का एक प्लान होता है। अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा। क्लियर। दूसरा, आप मान लो PPF में इन्वेस्टमेंट करते हो। PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे मान लो कि भाई आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, अब आप है ना, आपके पास पैसे पड़े हुए एक्स्ट्रा, जैसे इसके पास 8 लाख रुपए पड़े, तो इसने बोला चल ना 1 लाख साल के PPF में डाल देता हूँ। PPF में क्या होता है, PPF में क्या होता है, आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, 7.1% इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो कोई भी सोचेगा यार 7 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसे डाल देता हूँ, मिलता रहेगा ब्याज तो, ठीक है। फिर कोई NSC में डालता है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में, ये पोस्ट ऑफिस में से मिलता है NSC, तो इसमें भी क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर आपने FD करवा दी, FD में भी क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे सब जगह पे इंटरेस्ट मिलेगा। या बॉन्ड ले लिया है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दिया, ये पांचों जगह पे अगर आपने पैसा डाला तो आपको ब्याज मिलेगा। तो आप क्या है, पैसे डाल दोगे तो आपको क्या है, एक टाइप का वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर दूसरा, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो। अब आपको डर है कि भाई अगर मेरे को कुछ हो गया तो भाई मेरे बाद मेरे जो घर में रह रहे उनको कुछ पैसा मिले। समझो कि भाई ना, भाई किसी की डेथ हो गई तो क्या LIC लेगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी तो मान लो हो सकता है उनके घर वालों को 50 लाख रुपए मिल जाए, तो वो LIC में हर साल पैसे डालता है। अगर वो LIC में पैसे डालेगा तो कहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, 80C में। फिर मान लो उसने घर लिया किसी ने, अब घर की लोन कोई भरेगा, रीपेमेंट करेगा, तो उसका भी डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा, 80C में। फिर बच्चों की ट्यूशन की फी,
ट्यूशन की फी मतलब, ट्यूशन मतलब यहाँ पे है स्कूल या कॉलेज, यानी जो गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है। अगर कोई बच्चों की ट्यूशन की फी भरता है यानी स्कूल और कॉलेज की, तो वो भी कहाँ पे डिडक्शन मिलता है, 80C में। ये हो गई थियरी। अभी हम प्रैक्टिकल समझते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊँ ना आपको बहुत इजी लगेगा, मैं सम करके बताता हूँ आपको इसका। ये मैं रब कर देता हूँ। मान लो मिस्टर एक्स है, उसकी बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपए। HRA है, मान लो HRA नहीं है, हाँ चलो HRA है समझते हैं, 1 लाख रुपए। DA है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इतना ही है उसका। अब रेंट पेड है, उससे हमने पूछा, उसने बोला मैं कि भाई रेंट कितना भरते हो, तो उसने बोला भाई मैं रेंट भरता हूँ 1,20,000। और रहते कहाँ हो, बोले अहमदाबाद में रहता हूँ। ठीक है, अब उससे पूछते भाई तुम्हारी कोई अदर इनकम है, तो बोलता है हाँ मेरे को इंटरेस्ट मिलता है FD में से 7,000 का, उसको FD का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, फिर आपने उससे पूछा और कोई इन्वेस्टमेंट है, तो बोलता है हाँ मैं LIC भरता हूँ हर साल 30,000 रुपए की, और मैंने PPF में इन्वेस्टमेंट किया है 40,000 का। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हमने पहले लेक्चर में खाली इतना देखा था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी इसमें क्या है, ये इसकी, अब इसमें देखो आपको इसको पार्ट समझना पड़ेगा। ये उसकी सैलरी इनकम है, ये क्या है उसकी, ये उसकी अदर सोर्सेज की इनकम है, ये उसका डिडक्शन है। ठीक है, अब देखो सम करते हैं। ये इनकम है, इधर आएगा एग्जाम, इधर आएगा टैक्सेबल। इसका टोटल होगा 8.5 लाख। ठीक है, 8.5 लाख रुपए हो गया। अब हम करते हैं भाई, जो हमने किया था HRA गिनेंगे, तो HRA कैसे गिनते हैं आपको पता ही है। अगर आप HRA गिनोगे ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा 45,000 रुपीज। ठीक है, तो आप गिन लेना, इधर आएगा 0,0, इधर आएगा 6 लाख, इधर आएगा 55,000, इधर आएगा 1.5 लाख, तो टोटल आएगा 8,05,000। इसमें से 50,000 जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमने लास्ट टाइम देखा था। तो कितना आएगा इधर, 7,55,000। क्लियर? ठीक है, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें लास्ट में बनाना रहता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कॉम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्यूटेशन का मतलब है कैलकुलेशन। कॉम्प्यूटेशन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन। अब कॉम्पिटिशन में क्या है हमें लिखने का, भाई हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी थी, ये फाइनल आंसर है आपका। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, HP मतलब हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है, इधर मैंने बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ITR 1 में बिजनेस और कैपिटल गेन वाले ITR 1 भर सकते हैं नहीं। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आई, 7,55,000। यहाँ पे लिखूंगा 7,55,000। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या हमारे को भाड़ा मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, भाड़ा हम दे रहे हैं, मिल नहीं रहा है।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरी जगह से इनकम कौन सी है, ये इंटरेस्ट की इनकम है नहीं 7,000 रुपये, तो यहाँ लिखूंगा मैं 7,000 रुपये, ये टोटल हो गया 7,62,000 रुपये। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी ये तीनों का टोटल। इसमें से होंगे डिडक्शन, जो हमने सीखा ना अभी, एटीसी, एटीडी, एटीडीटी, ये डिडक्शन होंगे। तो देखो एटीडी और एटीटीटी हमने सीखा नहीं, अभी एटीसी सीखा है खाली, और एटीडी एटीडीटी ये सब में है भी नहीं। अब एटीसी में ये दोनों कौन से सेक्शन में आते हैं, एलआईसी और बीपीएफ। टोटल कितना है 70,000, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 70,000, यानी 7,62,000 में से 72,000 गया, यानी 6,92,000 आएगा। ये आ गया टोटल इनकम, यानी आपका टैक्सेबल, यानी जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी आपको आपकी इनकम ये है, पर आपको टैक्स किस पे भरना है, 6,92,000, यानी 6,92,000 पे आप गिनोगे, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख में 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। तो गवर्नमेंट ने क्या कि आपको 70,000 और माइनस करके दे दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो जगह बताई थी आपने उधर इन्वेस्टमेंट किया, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको 70,000 और माइनस करके दे दिए। पता चला आपको। समझो अगर इसमें ऐसा होता, ये सम में हम लोग एक चीज देखते हैं, मान लो इधर 1,40,000 होता, इधर कितना आता 1,70,000 आता। अब एटीसी की लिमिट है ना, एटीसी में गवर्नमेंट ने बोला मैक्सिमम हम आपको 1.5 लाख ही अलाउ करेंगे। कितना अलाउ करेंगे, 1,70,000 और 1.5 लाख, दोनों में से कम क्या है, 1.5 लाख ही हुआ ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.5 लाख। पता चला आपको। पहले क्या था 70,000 था, तो 70,000 और 1.5 लाख में तो कम 70,000 ही होता है, तो हमने 70,000 डायरेक्टली ले लिया। पर 1,70,000 और 1.5 लाख में कम क्या आएगा 1.5 लाख, तो कितना मिलेगा 1.5 लाख। मैक्सिमम एटीसी में 1.5 लाख ही मिलेगा। यानी समझो आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो 5 लाख रुपए, पर आपको मिलेगा कितना 1.5 लाख। इधर हम करेंगे माइनस, आएगा 6,12,000। पता चला, क्लियर। यानी ये हमने पढ़ा एटीसी, यानी अगर उनकी बताई हुई जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एटीसी में वो डिडक्शन मिलता है। ऐसे ही दूसरा सेक्शन है एटीडी, फिर एटीडबलटी, ये दूसरा सेक्शन है। अब देखो इसमें कैसा है, एटीसी में उन्होंने बोला हाउसिंग लोन, होम लोन में, होम लोन जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब जैसे मान लो आपने लोन ली 20 लाख रुपए की, एक एग्जांपल, अब हर महीने का आपका 20,000 का इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट हो। मान लो 20,000 में से 16,000 आपका प्रिंसिपल है और 4,000 आपका इंटरेस्ट है महीने का, तो 12 महीने का कितना हुआ, ये 48,000 हुआ। ये कितना हुआ 1,92,000 हुआ। तो ये जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट, ये एटीसी में मिलती है, ये वाली एटीसी में नहीं मिलती है, प्रिंसिपल मिलता है। ये आपको मिलेगा 48,000, वो कब मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही खाली एटीसी में मिलती है, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जब आप लोन भरते हैं ना तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो जो प्रिंसिपल होगा वही एटीसी में मिलेगा। अब ऐसे ही एफडी, अगर आप एफडी कराते हो तो मिनिमम आपको 5 साल की करवानी पड़ेगी। समझो आपने एफडी करवाई, आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई, अब आपने वो एफडी 1 साल के बाद तोड़ दी, तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको मिनिमम वो 5 साल तक रखनी पड़ेगी, तो ही आपको इधर एटीसी में वो डिडक्शन मिलेगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, करके तोड़ देंगे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। गवर्नमेंट बोलती है आपको मिनिमम
5 साल के लिए वो एफडी करनी पड़ेगी, तो ही आपको सेक्शन 80C में वो बाद मिलेगा। फिर चिल्ड्रन ट्यूशन फी। चिल्ड्रन ट्यूशन फी मतलब बच्चों की स्कूल की फी। जैसे मान लो कि आपका बच्चा कोई स्कूल में जाता है, तो हर महीने आप जो फी भरते हो स्कूल की या कॉलेज की, वो आपको डिडक्शन मिलती है। चाहे वो बच्चा नर्सरी में हो, प्ले स्कूल में हो, तो भी मिलती है उसकी फीस। समझे आप? क्लियर? पर वो ट्यूशंस में जाएगा, जैसे कोई फ्यूचर पाथ में पढ़ रहा है या कोई पर्सनल ट्यूशन में जा रहा है, तो वो वाली फीस मिलेगी नहीं। या कोई डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए कर रहा है, तो वो भी नहीं मिलेगी। समझे आप? क्लियर? तो ये सब आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा। आई होप कि सेक्शन 80C आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 80D पे। सेक्शन 80D ये है मेडिक्लेम। लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, मेडिक्लेम अलग होता है। मेडिक्लेम मतलब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसके लिए आप मेडिक्लेम कराते हैं। कल उठ के आपका कोई ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन, तो आप मेडिक्लेम कराते हैं। अब इसमें 2 पार्ट है, सेल्फ का लेता है या पेरेंट्स का। सेल्फ प्लस डिपेंडेंट चाइल्ड। पहला, मान लो सेल्फ और डिपेंडेंट। सेल्फ यानी सेल्फ प्लस स्पाउस, मतलब मान लो कि आपने अपना और अपनी वाइफ का मेडिक्लेम साथ में लिया, और अपने चाइल्ड का, डिपेंडेंट चाइल्ड। डिपेंडेंट चाइल्ड मतलब जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन होता है? जो 18 साल से कम होता है वो, ठीक है। पर इंडिया में तो क्या है, जब तक एमकॉम नहीं हो, शादी नहीं करे, तो वो डिपेंडेंट ही रहता है, ठीक है। पर अपने को इनकम टैक्स के हिसाब से समझने का, डिपेंडेंट मतलब कौन? जो 18 साल से कम है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी एज 60 साल से कम है, आपको 25,000 डिडक्शन मिलेगा। कितने साल से कम है? 60 साल से कम। और सेम पेरेंट्स का, अगर उनकी भी 60 साल से कम है, तो उनको 25,000 अलग मिलेगा। मतलब टोटल कितना मिलेगा? 50,000 रुपए। क्लियर? फिर अगर मान लो आपकी एज है ना 60 साल से ज्यादा है, यानी मान लो आपकी 60 साल से कम है, तो आपको मिलेगा 25,000 रुपये। पर आपके पेरेंट्स की 60 साल से ज्यादा है, तो 60 साल से ज्यादा होगा तो उनको मिलेगा 50,000। तो 25 और 50 कितना हो गया? 75,000। सिंपल है। अगर 60 से कम है तो 25,000 रुपये, 60 से ज्यादा है तो 50,000। पता चला? ठीक है। तीसरा, आपकी भी 60 से ज्यादा है और पेरेंट्स की भी 60 से ज्यादा है। ऐसा तो ये जमाने में मुश्किल है, पर है तो अच्छी बात है। तो आपको मिलेगा कितना? 1,00,000 रुपए टोटल। क्लियर? आपकी 60 से कम है, पेरेंट्स की भी 60 से कम है, तो 50। आपकी 60 से कम है, पेरेंट्स की 60 से ज्यादा, तो ऐसा है। क्लियर? अब इसको हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के साथ देखते हैं तो हमें समझ आएगा। मान लो किसी की बेसिक सैलरी है 5 लाख, एचआरए मिलता है उसको 1,50,000, डीए मिलता है 2 लाख, रेंट पेड, उससे पूछेंगे रेंट कितना भरा, तो बोलता है 1,20,000। बोले कहाँ रहता है, तो अहमदाबाद में। फिर पूछा दूसरी कोई इनकम है, तो बोलता है मेरी एफडी की इनकम है 8,000। फिर पूछा दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट है, बोलता है हाँ मैंने
ट्यूशन फी पड़ी है भरी है बच्चों की, ठीक है, 25,000 रुपये साल की। फिर बोले पीपीएफ में मैंने डाले हैं पैसे 35,000 रुपये। फिर पूछा है मेडिक्लेम है, बोलता है हाँ मेडिक्लेम है मेरा। तो आप पूछेंगे आपकी एज कितनी है, तो उसकी एज है मान लो 26 ईयर्स, कितना बढ़ता है 18,000 रुपये। बोले पेरेंट्स की एज है 58 ईयर्स, कितना बढ़ता है 34,000, ठीक है। अब ये सम हमें गिनना है। अब देखो एचआर तो जैसे आप गिनते थे आपको पता ही है, क्लियर। तो इधर इनकम आएगी, इधर एग्जाम आएगा, इधर टैक्सेबल आएगा। इधर 5 लाख में से 0 गया तो 5 लाख, 2 लाख में से 0 गया तो 2 लाख। अब एचआर कितना आएगा, तो 1,20,000 में 70,000 मतलब 50,000 एचआर इधर एग्जाम आएगा। आप गिनेंगे तो आ जाएगा। 1.5 लाख में से 50,000 गया तो इधर कितना आएगा 1 लाख। टोटल कितना हो गया 8 लाख। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया 50,000, तो कितना हो गया 7,50,000। क्लियर। अब हम करेंगे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। इधर आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आएगी 7,50,000। फिर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो इस सब में अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी देख ले लेते हैं कि किसी की भाड़े की इनकम है। इनकम फ्रॉम रेंट, आप बोलोगे रेंट मिल रहा भी है भर रहा भी है, हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी अलग शहर में हो, वहां से उसको भाड़ा मिलता है, अहमदाबाद में रहता है वहाँ भाड़ा भरता है, ऐसा होता है ना। मान लो उसको मुंबई में से भाड़ा मिलता है महीने का 1,80,000, साल का 1,80,000, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है 1,80,000 रुपये। पर जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कितना परसेंट 30%। यहाँ से 30% में क्या करूँगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे सैलरी में 50,000 मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ऐसे हाउस प्रॉपर्टी में 30% मिलता है सीधा। 1,80,000 का 54,000 हो गया, इधर कितना आएगा 1,26,000 रुपये। क्लियर। फिर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दूसरी जगह से इनकम। दूसरी जगह से इनकम कितनी है एफडी की 8,000 रुपये। क्लियर। टोटल कितना आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ₹8,84,000 रुपीज आएगा। इसमें से जाएगा डिडक्शन माइनस होंगे, कौन से माइनस होंगे एटीसी, एटीडी, एटी डबल टी है। एटी डबल टी अभी हमने सीखा एटीसी, एटीसी में दोनों मिलेगा, कितना हो गया 60,000 रुपये। तो 60,000 और 1.5 लाख दोनों में से कम क्या आएगा 60,000 ही आएगा। इधर कितना मिलेगा 60,000। अब एटीडी देखते हैं मेडिक्लेम। अब हमने मेडिक्लेम में क्या पढ़ा था, अगर 25 साल 60 साल से कम है तो कितना आएगा 25,000, और 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000। तो देखो ये लोग पे कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं, और लिमिट क्या है वो देखते हैं। तो देखो 26 साल है मतलब 60 से कम है तो कितना आएगा इधर 25,000। इसकी भी 58 है मतलब 60 से कम है तो कितना आएगा इधर 25,000। तो दोनों में से कम क्या है लोअर, 25,000 कम है, 18,000 कम है कि 25,000, तो 18,000 कम है। 34,000 कम है कि 25,000, तो 25,000 कम है। तो कितना हो गया 43,000। मतलब वो भर रहा 52,000 है और उसको मिलेगा कितना 43,000। पता चला। तो यहाँ पे क्या आएगा 43,000। अब इसमें से ये दोनों गया 1,03,000,
तो आएगा 7,81,000 रुपीज टोटल इनकम, यानी 8,84,000 में से ये दोनों माइनस करने का देना है। अब इसके ऊपर आपको गिनने का 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। पता चला? क्लियर? इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन करना। अब इतना बच्चों को कराने के बाद उनको 2-3 सम और दे दो तो आपका थर्ड लेक्चर हो गया कंप्लीट। इसमें डिडक्शन में 80 डबल टी ये बाकी है, वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा।